देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। पनिशमेंट पेंडिंग लास्ट में, जब तुम लोग ब्रेक मांगोगे ना, उस समय पनिशमेंट देंगे। देखो, ये इस तरह तीन मास थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसका साइड वाइड कुछ ए दे रखा था, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, साइड ए दे रखा था, टू ए दे रखा था। ठीक है, इसका साइड टू ए दे रखा था। हुआ क्या कि ये ए बी सी ऐसे पोजीशन का नाम दे रखा था। तो बच्चों, इस पार्टिकल को उठा के हमने यहाँ पे मिड पॉइंट पे रख दिया, जिसका नाम ए डैश रखा। ए डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस बी वाले पार्टिकल को उठा के यहाँ पे रख दिया बी डैश पे, जो बी और सी का मिड पॉइंट था बच्चों। इसको बी डैश पे रख दिया, इस वाले मास को। फिर सी वाले मास को उठा के ये ए सी के मिड पॉइंट पे रख दिया, एंड दैट वाज सी डैश। तो बच्चों, एक नया ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से। तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि इसमें कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन होगा, कैसे निकालोगे वर्क डन? तो बेटा, वर्क डन का ए, तुम लोग यहीं से लॉग इन करो क्या घोस्ट? वर्क डन का फॉर्मूला कितना होगा? यूएफ माइनस यूआई। बेटा पढ़ाई करो, यूएफ माइनस यूआई। तो बेटा यूएफ कैसे निकालते हैं? तो दो मास है, अगर दो मास है M1 और M2, इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना था? -G m1 m2 अपॉन R। तो जब आपको इस तरह के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, तो आप ये देखो, दो दो के कितने डिफरेंट पेयर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले शुरू वाले का एनर्जी यू आई लिखो। तो बेटा, शुरू शुरू में ये पूरे कॉर्नर्स पे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड 2a था। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो किसी एक के लिए लिखो बच्चों, ये मास इसके लिए लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला होगा -G m1 भी m है और M2 भी m है, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a है, तो ये हो जाएगा। बेटा, ऐसे तीन बार आएगा क्या? देखो, अगर तुम इसके लिए निकाला एक बार, इसके लिए निकाला एक बार, इसके लिए भी निकालोगे एक बार आएगा, तो इसको इंटू 3 कर दो। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है ना। अब फाइनल कैसे निकालोगे बेटा? तो फाइनल निकालने के लिए आप इस वाले साइड को आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो ट्रायंगल बना है अभी भी इक्विलेटरल होगा, लेकिन इस ट्रायंगल का, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, इसका साइड क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, ये वाला एंगल कितना होता है? 60। ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तो ये भी कितने होंगे? 60 और 60। तो बेटा, ये वाला साइड कितना है? ए। बेटा समझ रहे हो मैंने क्या किया? अगर ये वाला एंगल 60 है और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो सामने सामने के एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए कि नहीं? तो बेटा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तभी टोटल 180 बनेगा। तो यानी ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये वाला भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। बेटा, इसका साइड कितना होगा? ए। तो इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना होगा? ए होगा। इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए होगा। समझ में आ रहा है क्यों? बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। कैसे बना? तो ये एंगल 60 होता है क्योंकि इक्विलेटरल का पार्ट है, बड़े वाले इक्विलेटरल का पार्ट है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है, बोला मिड पॉइंट है। तो बेटा सीधी सी बात है, ये अगर 60 है, इनको इक्वल होना है तो इनको भी 60 60 होना पड़ेगा। तो जो साइड ये होगा वही साइड ये होगा, तो ये कितना है? इसका 2a का मिड पॉइंट है ना, तो a होगा। तो बेटा ये वाला भी कितना होगा? a होगा। यानी बाद में जो ट्रायंगल बना, उसका जो साइड हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितना हो गया? a। तो बेटा इसका यूएफ कितना हो जाएगा? इसका अगर यूएफ लिखूं, यूएफ लिख सकते हो ना आप? तो यूएफ कितना हो जाएगा? यूएफ हो जाएगा -G m² अपॉन, बच्चों किसी एक को देख लो, इसको और इसको देख लो, इनके बीच में दूरी कितनी है? a इंटू 3। क्या बोल रहा था निकालने को? वर्क डन माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, बस। ठीक है ना, कर लो इसको। देखो, जब कभी भी वर्क डन निकालने को बोले, ये तरीका है कि पहले देखो क्या चीज थी, बाद में देखो क्या चीज थी, माइनस करो। अगर बोले बेटा कि इनको इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं लेटर, मतलब यहाँ छोटा नहीं, तो फाइनल वाले को जीरो कर देना। अब जो भी है इसका आंसर, GM/a² कॉमन ले लो, 3GM/a²। तो हाँ, माइनस भी कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 - 1/2, यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाएगा -3/2 GM/a²।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब याद रख लेना ये फॉर्मूला। सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12th में रिपीट होगा, सेम चीज। ठीक है, ठीक बच्चों, लिख लिया, जल्दी करो बेटा। जैसे आपको कभी कोई सिस्टम, जैसे मान लो पहला वाला सिचुएशन रहता और बोले कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस सिस्टम, तो सीधे पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना, इतना एनर्जी लगा होगा क्रिएट करने। फिर वो बोले कि इनको इनफाइनाइटली अपार्ट करना है, मतलब तीनों मास को एक दूसरे के साथ इंफिनिटी पे भेजना है। तो बेटा फाइनल को जीरो कर देना और इनिशियल वाले को माइनस कर देना, तो यू फाइनल उस समय कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे बच्चों क्वेश्चन साफ साफ कहेगा कि इनफाइनाइटली अपार्ट करना है, तो यू फाइनल जीरो कर देना, और वर्क डन निकालने के लिए यू एफ माइनस यू आई। ठीक है ना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत बताओ। चलो आगे चलें। आगे हम पढ़ेंगे सेटेलाइट, सॉरी सेटेलाइट नहीं, स्केप वेलोसिटी। लिखो स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, स्केप वेलोसिटी लिखो। चो इट इज द मिनिमम, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। हाँ, escape velocity, it is the minimum velocity, it is the minimum velocity given to an object, it is the minimum velocity given to an object from the planet surface, from the planet surface to leave the planet, to leave the planet, to leave the planet, to leave मतलब छोड़ने के लिए, to leave the planet। इट इज लिखो, लिखो पीयू क्या हुआ, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एन गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस टू लीव द प्लैनेट। ठीक है बच्चों, इसका जैसे अभी समझने के लिए बता रहे, जैसे अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी होता है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है, इसलिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा ये जैसे पेन है, इस पेन को बाहर जाके आप इतने स्पीड से फेंक दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इस स्पीड को फील करो। एक सेकेंड में 11 किलोमीटर, घड़ी की स्पीड टिक हुई और पार्टिकल 11 किलोमीटर ट्रेवल कर देना चाहिए, इतनी स्पीड है ये। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड दे पाते हैं, तो उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो अर्थ के सरफेस, अर्थ से बाहर स्पेस में चला जाए इतनी वेलोसिटी देने पे। लेकिन बच्चों इतनी वेलोसिटी देने की कैपेसिटी किसी के पास होती ही नहीं। जैसे हमारा रॉकेट भी जाता है ना, तो रॉकेट के ऊपर लगातार फोर्स लगाना पड़ता है उसको ऊपर ले जाने के लिए। ऐसा नहीं होता कि रॉकेट को एक बार वेलोसिटी दे दिया वो चलता चला गया, समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, कि एक बार दे दो वेलोसिटी, फिर दोबारा कुछ मत, दोबारा कुछ मत दो बेटा, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये अर्थ से बाहर हो जाएगा। तो उस वेलोसिटी, और मिनिमम है ये, मतलब इससे ज्यादा दोगे तो बहुत आराम से चला जाएगा। ठीक है ना, तो मिनिमम इतना वेलोसिटी दे दोगे तो वो पार हो जाएगा। अब इतना वेलोसिटी दे कौन, है ना। अब आजकल के किसी में भी इतना दम नहीं है कि इतनी वेलोसिटी दे पाए, बहुत ज्यादा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बाहर जाइए, आपके अंदर दम है, इसको ऊपर फेंक दीजिए, वापस नहीं है। लेकिन इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इतनी वेलोसिटी अभी आज तक किसी ने दिया नहीं है अर्थ पे, और लेकिन हाँ इतिहास में दे चुके हैं लोग। मतलब जो इतिहास में, स्क्रिप्चर्स में ऐसा बोला जा चुका है, स्क्रिप्चर्स में ऐसा बोला गया कि एक भीम थे, भीम आपको पता है, पांचों पांडवों में से एक थे भीम। तो भागवत में बोला जाता है कि उन्होंने जयद्रथ से जब युद्ध किया था, तो जयद्रथ का जो कैरियट था, रथ था, उसको 13 बार फेंका था और वो अर्थ पे वापस नहीं आया था। समझ में आया ना, उन्होंने मतलब अपने गदा से, मेष से 13 बार फेंका था और वो अर्थ पे वापस नहीं आया था। ये भागवत में लिखा हुआ है। उससे भी पीछे लिखा हुआ है, उससे पीछे लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने, रावण की एक सेना थी, उसका नाम था अमर सेना। अमर सेना मतलब आप समझ रहे हैं, जो मरे नहीं किसी भी चीज से, उनको वरदान था, वो सेना अमर थी। तो भगवान ने प्रण लिया था कि मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा पृथ्वी को। तो अब बताओ, अगर वो तो मरेंगे नहीं तो पृथ्वी पे ही रहेंगे। तो हनुमान जी से जब उनका युद्ध हुआ, तो हनुमान जी ने अपने पूंछ में बांध के फेंक दिया था उनको। तो, तो इतनी इसके वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारे,
हाँ, पूछ से दे दिया एस्केप वेलोसिटी। इसलिए हमारे ग्रंथों को क्या कहा जाता है, माइथोलॉजी। ठीक है, माइथोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने ये सब बातें पढ़ी तो उनको लगा कि ये सब झूठ है। बाद में वो डिस्कवर किए कि नहीं ये बात तो सही है, लेकिन जब नाम पड़ गया तो पड़ गया। नहीं तो अदरवाइज उनको ये चीजें लगता है अरे ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उनको क्या पता है कि 2-250 बाद, मतलब 2-250 साल पहले आज से उनको पता चला कि इसके वेलोसिटी नामक चीज होती है जिसे फेंकने पे वापस नहीं आएगा कोई। और 2-2 लोग इतिहास में ऐसा काम कर चुके हैं, स्क्रिप्चर्स में क्लियरली एकदम लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स पे जर्मनी में, अमेरिका में रिसर्च होता है। ठीक है, वेदास पे स्पेशली। चलिए, तो हमारा समझ आया ना स्केप वेलोसिटी का मतलब। हर प्लेनेट का अलग अलग स्केप वेलोसिटी होता है। तो हम अभी अर्थ की बात करें और इसका डिराइवेशन की बात करें, फिर कुछ बातें आपको हम बताएंगे। देखिए बेटा, अब इसका डिराइवेशन इसके वेलोसिटी का, तो ये अर्थ है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। ठीक है ना, ये अर्थ है। यहां से एक छोटा सा मास, छोटा सा ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का, इसको हमने सीधा प्रोजेक्ट कर दिया इसके वेलोसिटी से, जिससे ये अर्थ पे, इसके वेलोसिटी तो मिनिमम वेलोसिटी, मतलब इतना मिनिमम देना है, इससे ज्यादा दे देंगे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इतना तो देना है इसके वेलोसिटी। ठीक है बेटा, देख लो फिर लिखना आराम से। तो बेटा हम इसका एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो बेटा शुरू शुरू में लिखो मत, पहले देख लो। शुरू शुरू में बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। ठीक है, तो शुरू शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। एम किसका मास है, ऑब्जेक्ट का। हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1 m2/r। तो बेटा ये कैपिटल मास, कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और सेंटर से दूरी लिया जाता है हमेशा। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे है। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला बनेगा -G कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। समझ में आ रहा है बेटा, डिस्टेंस कितना है इस वाले मास के बीच में और इसके सेंटर के बीच में, डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस लेना है आर। तो बेटा ये मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब देखो बेटा ये वाला पॉइंट समझने लायक है, मैं फाइनल लिख रहा हूं कि फाइनली इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो बेटा मैंने इतनी ही वेलोसिटी दी, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा ना, स्लो डाउन होता जाएगा। तो मैंने इतनी नाप तोल के वेलोसिटी दी कि जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार करे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। हमने उतनी ही वेलोसिटी दी। तो बच्चों इसका मतलब कि जैसे ही अर्थ को इसने क्रॉस किया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन करें। बेटा पोटेंशियल एनर्जी तभी तक लगता है जब तक फोर्स होता है। तो जब अर्थ के अट्रैक्शन से बाहर हो गया तो इसके ऊपर फोर्स भी नहीं होगा। बेटा याद रखना क्यों, पोटेंशियल एनर्जी तभी आता है जब तक फोर्स, फोर्स खत्म पोटेंशियल एनर्जी खत्म। तो जब ये अर्थ से क्रॉस कर गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, 0, क्योंकि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स नहीं है। तो ये दो लॉजिक से ये हमारा 0 हो गया बच्चों। ये के आई है, के ई आई है, और ये यू आई है, और ये के ई एफ है, और ये प्लस यू ई एफ है। ठीक है ना, अब बच्चों बस यहां से निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। एम से एम कैंसिल कर दो बेटा, v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी √2 gm/r, √2 gm/r। ठीक है ना, लिख लो इसको। अभी ब्रैकेट में बंद मत करना, इसमें और आगे बताऊंगा फॉर्मूला। ये ड्राइंग में ये प्रूफ आएगा, अगर स्कूल एग्जाम में प्रूफ भी आ सकता है तो इसको लिख लो। आया था क्या इसके वेलोसिटी का प्रूफ स्कूल में? बच्चे प्लस किया है, फॉर्मूले में माइनस आता है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, बाकी किया मैंने प्लस ही है। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो आराम से लिख लो। हो गया बच्चों, देखो इधर, मास ऑफ अर्थ कितना होता है,
मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg। अगर मास ऑफ अर्थ किसी को जानना है तो बच्चों इधर देखो, अब इसमें क्या करूंगा, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों बच्चों, अगर आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जीएम आर स्क्वायर हो जाएगा, और जीएम बाई आर स्क्वायर को हम जानते हैं क्या, कुछ कहते हैं हम लोग स्मॉल जी। तो बेटा एक काम करते हैं, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बेटा आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो जीएम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी हो जाएगा, लेकिन एक आर एक्स्ट्रा आएगा। तो बेटा यही फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2 GR, अंडर रूट ऑफ 2 GR। अब इंसर्कल कर लो, अंडर रूट ऑफ 2 GR। अर्थ के लिए जब सारी वैल्यूज डाल के सॉल्व किया गया तो 11.2 आया। 11 पॉइंट लिख लिया था ना वैसे आप लोगों ने, 11.2 है, ठीक है बच्चों। अब नोट करके कुछ पॉइंट ले, नोट करो इसी में पॉइंट्स लिखो, नोट करके पॉइंट्स लिखो बच्चों। पहला लिखो, पहला पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एस्केप वेलोसिटी शॉर्ट में भी लिख लो, बार बार एस्केप वेलोसिटी से बचने के लिए लिखो, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, is independent of mass of object, escape velocity is independent of mass of object। बेटा मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है उसको escape velocity को कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे ये मतलब नहीं है कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो बदल जाएगा, 10 kg का ऑब्जेक्ट है तो बदल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। तो escape velocity is independent of mass of object। अगला लिखो बच्चों, अगला लिखो, v इज, यानी v लिख लो शॉर्ट में, कितना escape velocity लिखो, देखो v इज इंडिपेंडेंट ऑफ, v is independent of angle of projection, v is, हाँ v मतलब escape velocity, escape velocity is independent of angle of projection, escape velocity is independent of angle of projection, angle of projection। बच्चों इधर ध्यान दो, जैसे एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया कि इसके अगर सीधा फेंकते हैं तो escape velocity v है, तो अगर कुछ एंगल पे फेंकते हैं, मान लो थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तो ऑप्शन बनाया था escape velocity क्या होगा, तो बनाया था ऑप्शन v, v cos थीटा, v sin थीटा, v sec थीटा, एक ऑप्शन बनाया था v, आंसर v। तो बेटा डिराइवेशन करते समय आपने साफ साफ देखा एंगल का कोई भी रोल नहीं था, बस खुला आसमान सामने होना चाहिए, फेंक दो, ठीक है ना, चाहे किसी भी ऐसे फेंक दो, ऊपर फेंक दो, कैसे भी फेंक दो, उतने स्पीड से फेंको, बस खुला आसमान होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके वेलोसिटी उतनी रहेगी, ठीक है ना। ये हमारा अगला लिखो बच्चों, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में मैं कुछ बातें बता रहा हूं, इसको ध्यान दो। पहला कि बेटा अगर v इज लेस देन v, अगर v इज लेस देन v मतलब हमने जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है उसकी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से कम है, तो उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, बताना जरा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने एस्केप वेलोसिटी से कम से प्रोजेक्ट किया, उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव ना। बेटा देखो ये जीरो कैसे हुआ, अगर ये प्लस में 100 रहा होगा तो माइनस में 100 हुआ होगा, तो अगर बेटा वेलोसिटी कम करोगे तो ये तो कम हो जाएगा लेकिन वो तो उतना ही रहेगा, तो इसका मतलब आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ फिजिक्स में हमेशा जीवन भर याद रखना कि जब कोई सिस्टम बाउंडेड होता है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। जैसे हम अर्थ के साथ बाउंड है ना, तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव, समझ में आया ना। बेटा सैटेलाइट अर्थ के साथ बाउंड है ना, उसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। जहां बाउंडेशन होता है, जहां बाउंड किसी के साथ, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बंधा हुआ है, उसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव। आपको बात समझ में आ रही है सबको, कि बेटा कहीं भी मतलब ये जनरल चीजें फिजिक्स का सीखा करो, कि अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आया इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं इसके साथ बंधा हुआ हूं। और नेगेटिव क्या बताता है, जैसे मान लो नेगेटिव 200 है, वो कहता है कि अगर मेरे को कोई 200 जूल एनर्जी दे दे तो मैं इसको छोड़ दूंगा, यानी वो 200 डिमांड कर रहा है कि मेरे को दे दो, ठीक है ना। तो इसीलिए टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। दूसरा बच्चों अगर v इक्वल टू वी, इसी में लिखना, मतलब थर्ड पॉइंट के अंदर ही है ये, v इक्वल टू वी हो गया तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, अभी आपने देखा। और तीसरा अगर v का वैल्यू ग्रेटर देन v हुआ तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव, क्योंकि काइनेटिक बढ़ जाएगा,
पोटेंशियल तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि मतलब क्या, मोह माया से दूर रहो, मुक्त हो, ठीक है, क्योंकि मोह माया में फंसने पर टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, नेगेटिव। और जीवन में सफलता पाने के लिए टोटल एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव नहीं, एटलीस्ट जीरो तो होनी ही चाहिए। इसीलिए इंसान को सब बंधनों से मुक्त होना चाहिए, अननेसेसरी चीजों से, ठीक है। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करेंगे, खत्म कर देंगे आज ही, आज खत्म, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुझे सेटेलाइट पढ़ाना है, चैप्टर खत्म, बस सेटेलाइट पढ़ाऊंगा इस पर। क्वेश्चन लिखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद v by 2, विद v by 2, v by 2, v by 2 मतलब समझ रहे हो ना, इसके वेलोसिटी का आधा, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड बाई v by 2, ठीक है बच्चों, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फुल स्टॉप कर देखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, 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 फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑप्शंस है, बच्चों योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये ऑप्शंस हैं आपके, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा हिंट है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, जैसे आपने किया है एनर्जी कंजर्वेशन, जैसा मैंने लिखा था वैसा करना है, शुरू में लिखना है, बाद में लिखना है, और लॉजिक लगाना है, बस हो जाएगा। R/2 आ रहा है, बाकी लोगों को देखो, R/4, बच्चों आराम से सॉल्व करो। चलो, Rn के अलावा किसी का, करा जाए, देखो बच्चों देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, v/2 का होल स्क्वायर माइनस Gmm अपॉन आर, ये होगा, इज इक्वल्स टू, बेटा इस जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, ऊपर जाते जाते हाईएस्ट पे पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल कितना होगा बेटा, तो माइनस Gmm अपॉन आर प्लस एच, बेटा क्यों, ऑब्जेक्ट एच हाइट ऊपर चला गया होगा ना, तो Gmm अपॉन आर प्लस एच। बेटा एक काम करो, इसको सॉल्व कर दो,
इसको जरा सॉल्व करोगे तो हाफ एम और वी स्क्वायर बाई टू, तो 4 में इधर लिख ले रहा हूं इसका, और वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gm/r। बेटा देखो ये 4 कहां से आया, ये 4 2 का स्क्वायर था, मैंने इधर लिख लिया, ठीक है ना। तो अब इसको कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -gmm/r इज इक्वल टू -gmm/r+h। देखो बेटा दोनों तरफ से कॉमन लेके क्या क्या कट कर सकते हैं हम लोग, तो gmm/r इसमें भी है, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ रहा है 1/4 gmm/r, इधर क्या आ रहा है -gmm/r, और इधर क्या आ रहा है बच्चों -gmm/r+h, ये आ रहा है, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लो, हाँ r/3 आना चाहिए शायद, चेक। अब gmm/r, gmm कैंसिल कर दो, r नहीं हो सकता कैंसिल, gmm कैंसिल कर दो, तो gmm कैंसिल करोगे बेटा 1/4r बचेगा, इधर इधर बचेगा -1/r, इधर क्या बचेगा -1/r+h, ठीक है, ये बचेगा। बेटा इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 4r, यहाँ आएगा 1 - 3 इज इक्वल्स टू 1 - 3 या 1 - 4, 1 - 4 -1/r+h। तो बेटा ये आ जाएगा, इधर सॉल्व कर लो फर्दर, इसको अब सॉल्व करना है बस, -3/4r इज इक्वल्स टू -1/r+h, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इसको उल्टा कर दो, पूरे इक्वेशन को उल्टा कर दो, तो r+h विल बी इक्वल टू 4r/3, पूरे इक्वेशन को उल्टा कर दो बेटा, यहां से h की वैल्यू निकाल लो, h विल बी इक्वल टू 4r/3 माइनस r, बेटा इसको निकालोगे r/3, ये आंसर है, तो आंसर नंबर शायद लास्ट था, ठीक है। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। हेलो। हाँ बेटा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर ये बेटा जो थर्ड क्लास स्टेप है ना, एक बार आप यहाँ से दोबारा से बताना। किसमें बेटा, 1/4 gmm/r, यस सर। हाँ तो यहाँ से जीएमएम कॉमन लेके कैंसिल कर दो, जीएमएम बेटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हट जाएगा, क्या बचेगा 1/4r, बेटा ये -1/r, यहाँ से जीएमएम निकलेगा बेटा, क्या बचेगा माइनस बचेगा, और 1/r+, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद यहाँ जो है उसको उल्टा कर दिया। सर ये जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स में आ सकता है हमारा? वो तो ठीक है बेटा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें या तो हम्म। 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप लिखा है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो सकता है, सारा ओके इसका सर। क्रक्स जो है वो तो ऊपर ही था, वो तो हम्म। ठीक है, समझाना था तो सब चीज बता दिया, ठीक है ठीक ना। है सर। ओके, ठीक है बच्चों, चलो आगे चला जाए, कुछ बातें और इसमें बताता हूँ, रुको बच्चों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, पता है ना आपको, क्यों नहीं है यस बच्चों, सर। वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि उसका ग्रेविटी कम है, मून का ग्रेविटी कम है, क्या बोल रहे हैं, मून तो है, अच्छा ग्रेविटी मून पे नहीं है, नहीं मून पे ग्रेविटी है, ये कोई नहीं समझेगा कि मून पे ग्रेविटी नहीं है तभी तो आपका वेट 1/6 कम होता है वहां पे, भाई आपका ग्रेविटी मून पे है। बच्चों इसका रीजन है क्योंकि वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज, बच्चों जो मून का एस्केप वेलोसिटी होता है, एस्केप वेलोसिटी जो मून का होता है वो होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान से सुनो, एस्केप वेलोसिटी मून का होता है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटा जब सन मून के सरफेस को हीट करता है तो गैस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड इससे ज्यादा हो जाती है, तो गैस मॉलिक्यूल स्केप कर जाते हैं स्पेस, समझ में है ना। बच्चों एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिकम ग्रेटर देन, लिख लो इसका सॉल्यूशन, वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, तो वी मून 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में एसएसएन रीजन टाइप में, ठीक है।
वाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर, तो लिख लो, ये लिख लो मून का, फिर लिखो बिकॉज एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, because average speed of the gas molecule become greater than the escape velocity of the moon, because the average speed of gas molecule become greater than the escape velocity of the moon. ठीक है, इसीलिए बच्चों गैस का मॉलिक्यूल जो होता है वो मून पे रहता ही नहीं, मून से स्केप कर जाता है, ठीक है ना। बेटा एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ ऐसे कि जैसे जुपिटर का स्केप वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, जुपिटर का स्केप वेलोसिटी जो होता है वो 63.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 63.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो जुपिटर का एटमॉस्फेयर इसीलिए सबसे डेंस होता है। क्वेश्चन कभी कि भाई जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस क्यों होता है, इतना ज्यादा डेंस इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर की स्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कोई भी गैस स्केप नहीं कर सकती जुपिटर, ठीक है ना। तो ये बस लॉजिक याद रखो, एटमॉस्फेयर के होने में भी जुपिटर का, जैसे एटमॉस्फेयर के होने में भी स्केप वेलोसिटी का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। समझ में आया क्या हो रहा है पीयू, समझ में आ रहा है, चलो ये कुछ बातें अलग से याद रखना है, इसको मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब लिखो सैटेलाइट, हमारा लास्ट टॉपिक, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है, जैसे सूर्य है ना, सर मैं बताऊं? सूर्य, नहीं रुक जाओ एक मिनट, सूर्य भी तो सैटेलाइट ही है, नहीं है, हाँ मून सैटेलाइट। क्या होता है सैटेलाइट पीयू, व्हाट आर सैटेलाइट्स, सैटेलाइट क्या होता है पीयू, मत बताओ आर्यन, सैटेलाइट क्या होता है, सही बात है, द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, ठीक है तनिष्का, यही आपका डेफिनेशन था। यस सर। हाँ, सर जो मतलब ग्रह, जो किसी हाँ भी फिक्स ऑर्बिट के अराउंड घूमता रहता है। फिक्स ऑर्बिट कहोगे तो गलत हो जाएगा, बोलना पड़ेगा प्लैनेट, प्लैनेट को जो रिवॉल्व करे, प्लैनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करे वो क्या होता है सैटेलाइट। हर समय सैटेलाइट डेटा ही नहीं चेक करता है, कभी कभी सैटेलाइट मामा भी होता है, चंदा मामा, हाँ नहीं होता, अरे मून क्या है, मून सैटेलाइट नहीं है क्या, सर, अर्थ के अराउंड वो भी रिवॉल्व करता है। हाँ, हाँ क्या हुआ, कौन किसने बोला था, सैटेलाइट मैनमेड नहीं होती, नेचुरल और मैनमेड दोनों होती है, तो जैसे कुछ नेचुरल होती है कुछ इंसान बनाता है, ठीक है ना। तो हर सब, अर्थ की कितनी नेचुरल सैटेलाइट है, एक, मैन मेड बहुत सारी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किसका है, जुपिटर का, जुपिटर का है, अब जितना हो मेरे को पता नहीं लेकिन जुपिटर का, ठीक है, लिख लिए, लिख लो लिख लो, इट इज द हेवनली बॉडी, लिखो 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 चलो, इट इज द हेवनली बॉडी, हेवनली ने हेवन नहीं जानते हो, स्वर्ग, इट इज द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट, ये एक आकाशीय पिंड है जो ग्रह की परिक्रमा, प्लैनेट, उल्का पिंड होता है, कोई मिटरॉइड्स बोलते हैं इसको, सर एक बार फिर से बताना। इट इज द हेवनली प्लैनेट, it is the heavenly object which revolve around a planet, which revolve around a planet, ठीक है। सुनो, पहले चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, हम इनका फिजिक्स पढ़ेंगे जो दोनों में अप्लाइड होगा, फिर हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ने के बाद लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो पहले देखो ध्यान दो सैटेलाइट, तो सबसे पहले इनका हम पढ़ेंगे फिजिक्स, फिजिक्स में पहला देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये डिराइवेशन है फिर से, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वीओ,
ये फिर से डेरिवेशन देखो बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, नाम बता रहा है ना, जिससे सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चलता है। यस सर। वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। डेफिनेशन इस तरह नहीं लिखवा रहा बेटा। जैसे मान लो अर्थ है, इसका मास एम, रेडियस आर है। इसका मास एम है और रेडियस आर है, ठीक है। इससे एच हाइट ऊपर एक सैटेलाइट है, एच हाइट ऊपर, और ये घूम रहा है इस तरह। एच हाइट ऊपर एक सैटेलाइट घूम रहा है बेटा। इसके ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी मान लो वीओ है, तो वही वीओ हम लोग को निकालना है, ठीक है। उस वीओ को निकालना है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं हम लोग। तो मान लो इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। बच्चों बताओ, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर? अर्थ लगा रहा होगा। अर्थ जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितना होगा बच्चों? अर्थ का फोर्स कितना होगा? अर्थ का फोर्स होगा, फॉर्मूला बताओ फोर्स का। तो यहां हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, पक्का। सेंटर से दूरी बताओ, आर प्लस एच का। बच्चों अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चों एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है ना? होता है कि नहीं होता है? यस तो सर। इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हाँ, तो बेटा नेट फोर्स लग रहा है एफ ई, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। एफ ई विल बी इक्वल टू एम इंटू ए सी। एफ ई की वैल्यू पुट करो, जी एम एम क्यू, काम करो बेटा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और एम ए सी का वैल्यू बताओ चलो, वी स्क्वायर बाई आर। तो इस केस में क्या होगा बेटा? वीओ स्क्वायर बाई आर। आर की जगह क्या लिखूं बेटा? आर कितना है इस सेटेलाइट का? इस सेटेलाइट का भी तो सेंटर अर्थ का सेंटर ही है, आर प्लस एच। तो यहां हो जाएगा आर प्लस एच। बस जिसको ये समझ में आएगा, अब तो कुछ नहीं है। एम एम कैंसिल कर दो बच्चों, और आर प्लस एच का एक पावर कर लो, तो यहां डायरेक्ट आ जाएगा वीओ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच। वीओ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। हम करो काम। लिख लो इसको। सर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना? हाँ, एच की वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। हो गया, लिख लिया? सबने लिख लिया? अरे तुम्हें समझते भी चलना है ये सब, रट्टा नहीं मानना बस। बच्चों इसमें लिखो व्हेन सैटेलाइट इज नियर द अर्थ, व्हेन सैटेलाइट इज नियर द अर्थ, व्हेन सैटेलाइट इज नियर द अर्थ। अगर सैटेलाइट अर्थ के करीब हो, देखो जब न्यूमेरिकल आएगा ना, क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा कि सैटेलाइट इज नियर द अर्थ। तो नियर द अर्थ होने का मतलब बेटा कि आर के तुलना में एच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आर का वैल्यू कितना है? 6400 किलोमीटर। एच की वैल्यू अगर बहुत कम है, जैसे कि 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में एच इज लेस देन आर। तो बच्चों यहां पे वीओ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर। फिर आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सर इसमें 2 बार हमने क्यों लगाया है वो साइन ग्रेटर मतलब को? बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब की बात करें, ठीक है ना। इसका मतलब होता है वेरी वेरी लेस। इसमें आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो जीएम बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी आर। जीएम बाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी आर। आर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, आर से ऊपर भी, तो जीएम आर स्क्वायर जी हो जाएगा, और एक आ रहा है जी आर।
इसको और क्या लिख सकता हूं, देखो तो जरा सही लिखा है, v/√2। v का फॉर्मूला देखो, v का फॉर्मूला देखो, v का फॉर्मूला क्या होता है, √2 GR। तो उसमें से √2 हटा दो तो vo नहीं बन जाएगा, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ हाइट ज्यादा होती है तो स्पीड ज्यादा होती है कम, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी कम होगी, इंक्रीज करेगा सर। कम होगी बेटा, डिनोमिनेटर में है ना। ठीक है, जैसे अगर रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया तो इसके वेलोसिटी कितनी, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। बेटा ये r+h रेडियस ही तो है, r+h रेडियस ही तो है, उसको अगर 4 टाइम्स करोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। ठीक है ना, आप क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक एक क्वेश्चन लिखो, देखो ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ। ठीक है, नियर द अर्थ। ठीक है, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ, लिखो नेक्स्ट फुल स्टॉप कर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज in the speed, in the speed of the satellite, in the speed of the satellite to leave the attraction of earth, to leave the attraction of earth। इसका जो भी आंसर आएगा आप डायरेक्ट याद रखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट ऑप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट मिलेगा ऑप्शन में, टू लीव द अट्रैक्शन पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, करो सॉल्व। क्वेश्चन में देखो हिंट क्या दिया है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, क्लियर हो गया ना। दूसरी बात बेटा, अगर वो नियर द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए बाहर अगर छोड़ना है उसको तो एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। बेटा बाहर निकलने के लिए तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए ना, तो उसका फाइनल वेलोसिटी आ गया ना एस्केप वेलोसिटी, और बेटा उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, अभी जो घूम रहा है। और कौन सा ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो h r वाला है। तो बेटा यहाँ पे जब आपको परसेंटेज निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल इंटू, बेटा v फाइनल कितना है, v इनिशियल कितना है, vo अपॉन vo इंटू 100। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, बेटा v को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो अभी रिलेशन बताया था, vo इक्वल टू कितना होता है, v/√2, बताया था कि नहीं, अभी अभी लास्ट में लिखा था ना। तो बेटा v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा √2 vo, देख लो बच्चों, v कितना आ जाएगा, √2 vo आ जाएगा ना, उठा के रख दो यहाँ पे, तो कितना होगा, √2 vo माइनस vo अपॉन vo इंटू 100। ठीक है, तो बच्चों यहां से आ जाएगा √2 माइनस 1 इंटू 100, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, 1.414, अरे थोड़ा ज्यादा, तो इसका आंसर आएगा 41.4%, 1.414, डायरेक्ट याद रखना इसका रिजल्ट, टाइम भी बचेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी। ठीक है, ठीक, चलो लिखो एक और क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, in the above question find the percentage increase in kinetic energy, in the above question find the percentage increase in kinetic energy।
परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। खुद निकाल दो, अब की बार तो सब कुछ पता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा फाइनल वेलोसिटी हाफ इंटू एम इंटू वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ इंटू एम इंटू वी आई का स्क्वायर। हाफ एम कट जाएगा, वी एफ की वैल्यू आपको पता है वी, और वी आई की वी ओ। हाँ फटाफट आंसर बता दो इसका। अच्छा आंसर आएगा इसका। करेक्ट, 100%। आंसर इज 100%। हाँ तो 1 into 100, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। 100%, ठीक है। दोनों बातें याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कितने परसेंट से बढ़ाया जाए। लेकिन क्वेश्चन याद रखना, पास में बोला है कि पास में होना चाहिए, ठीक है ना। हर समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना है किसी से। आगे चले बच्चों, ठीक है। चलो बेटा इसी सेटेलाइट में दूसरा टॉपिक, पहला टॉपिक क्या पढ़ा था सेटेलाइट में? ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहला टॉपिक सेटेलाइट में क्या पढ़ा था? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं सेटेलाइट का। दूसरा बेटा लिखो टाइम पीरियड। देखो जो समझ लेगा ना उसके लिए डिफिकल्टी नहीं है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया था? नेट फोर्स लिखा था, उसको मास इंटू एक्सेलरेशन से बराबर किया था, और एसी की वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डाल दी थी, और बेटा फोर्स के लिए फिर जीएमएम बाई आर स्क्वायर यूज कर लिया था। अब फिर सॉल्व वॉल्व करके आंसर आ गया। टाइम पीरियड निकालना है बेटा, तो टाइम पीरियड बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो बेटा अगर वन रिवोल्यूशन वो चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर्कल में चलेगा ना, सर्कल में चलेगा, तो बच्चों जब सर्कल में चलेगा तो पूरा एक चक्कर लगाएगा, तो इसका पेर 2 पाई r प्लस h, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई r प्लस h। बेटा क्योंकि रेडियस कितना है? r प्लस है, पक्का ना। और किस स्पीड से चल रहा है? vo से चल रहा है। किस स्पीड से चल रहा है? vo से चल रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस h, क्योंकि बेटा r प्लस एच रेडियस है, डिवाइडेड बाई vo। और vo की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, फॉर्मूले में देखिए। सेटेलाइट की हाइट फिक्स है, अर्थ का मास फिक्स है, रेडियस फिक्स है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। बेटा अब इसको वैल्यू डाल दो इसमें, 2 पाई r प्लस h। देखो नियर वाला वैल्यू मत डाल देना इसमें, इसमें अंडर रूट जीएम, इसमें ये वाली वैल्यू डाल दो, अंडर रूट ऑफ जीएम डिवाइडेड बाई r प्लस एच, वीओ की वैल्यू। देखो अगर ये फॉर्मूला रटोगे ना एकदम बेकार हो जाएगा भाई। तुम बस ऐसे याद रखो ये निकलता कैसे। तुम फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट में फॉर्मूला काफी गंदा बनता है, देखो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ जीएम डिवाइडेड बाई r प्लस एच टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला है। बच्चे कैसे है, समझ में आया सबको? नहीं आया? आ सर गया ना? इसकी पावर कैसे हो गई? 3/√2 और 3/2? बेटा ये रूट आर प्लस एच है ना नीचे, ये यस देखो सर। रूट आर प्लस, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये हम्म। अपॉन का अपॉन है, तो रूट जीएम इधर हो गया साइड में, और रूट आर प्लस एच ऊपर चला गया, तो एक्स, एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा ना। एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है? ठीक है एक्स टू द सर। पावर प्लस एक्स टू द पावर वन बाई हम्म। टू तो कितना हो जाएगा? एक्स टू द पावर 1 + 1/2, 3/2। ठीक है सर। उससे आ गया ये, ठीक है बच्चों। इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ हाइट, इसी को ऐसे लिख लो, ये फॉर्मूला ऑफ हाइट भी है, हाइट फॉर्मूला भी, हाइट फॉर्मूला भी। हाइट फॉर्मूला क्यों है? तो कोई भी सेटेलाइट जब लॉन्च करनी होती तो ये सबसे पहले निकाला जाता है कि उसको किस हाइट पे लॉन्च, तो किस हाइट पे लॉन्च करना है कैसे पता चलेगा? तो बच्चों सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं
कि उस सेटेलाइट को एक कितने समय में एक चक्कर लगवाना है। तो हमने पहले सबसे पहले सेटेलाइट का क्या डिसाइड होता है, टाइम पीरियड, कि उस सेटेलाइट को कितने समय में एक चक्कर लगवाना है। तो बेटा टाइम पीरियड पता चल गया, ठीक है ना। अब बेटा देखो टी यहाँ पे हमने पुट कर दिया, बेटा एम मास ऑफ अर्थ है मुझे पता है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है मुझे पता है, एच ही तो वेरिएबल बचा, तो यहां से एच की वैल्यू निकल जाएगी। तो एच की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस हाइट पे लॉन्च। तो अगर सेटेलाइट को सीधा लॉन्च कर दिए ऊपर और उस हाइट पे ले जाके छोड़ दिए तो सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ले जाने से पहले, फिर ले जाने के बाद उस हाइट पे हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो उस हाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, फिर उसके ऑर्बिट में ले जाके उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी दे देते हैं, तो इससे वो स्टेबल हो जाता है ऑर्बिट। उससे ज्यादा देखो तो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला। ऐसे ही तो मंगलयान गया था। मंगलयान कैसे गया था पता है ना आपको बच्चों, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वीओ इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन आर प्लस एच। मतलब अगर अर्थ से सर्टेन हाइट ऊपर अगर कोई सेटेलाइट है, उसकी वेलोसिटी एकदम फिक्स होनी चाहिए, उससे न कम न उससे ज्यादा। अगर इतनी वेलोसिटी दे के छोड़ दोगे इसको, जितनी वेलोसिटी यहाँ पे डिमांड में है उतनी वेलोसिटी दे के छोड़ दोगे, तो इनफाइनाइट टाइम तक घूमता रहेगा, डेड होने के बाद भी घूमता रहेगा, वापस ही नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे ज्यादा दोगे तो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, इससे कम दोगे तो नीचे वाले ऑर्बिट। समझ में आ रहा है। अब सुनो ऐसा क्यों है, इसका जवाब सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, यहां तक बात आई गई है तो, कि सेटेलाइट अर्थ में गिर क्यों नहीं जाती। सेटेलाइट अर्थ अर्थ फोर्स लगाती है ना सेटेलाइट के ऊपर, फिर अर्थ के अंदर वो गिरता क्यों नहीं। हाँ, टेंजेंशियल फोर्स क्यों नहीं गिरता है। अरे अर्थ या सन का ले लो, सन अर्थ के ऊपर फोर्स लगाती है ना, तो फिर अर्थ सन के अंदर चली क्यों नहीं जाती। अर्थ फोर्स लगा, जैसे बेटा आपको एक्सटर्नल फोर्स से मतलब है ना, जो आपके ऊपर लग रहा है। जैसे आप दीवार को पंच किए, तो आपको मतलब तो उस फोर्स से ना जो दीवार ने आपके ऊपर लगाया, दीवार को लगा तो क्या करना है। सर पर हाँ वो नेगलेक्ट भी तो हो जाता है ना, हाँ, मतलब फोर्स कैंसिल भी जो तो हो जाता है आपस में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात कौन सा फोर्स कैंसिल होता है। सर एट्रैक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं। तो बेटा वो तो फोर्स कैंसिल करने वाला कोई फोर्स ही नहीं होता है। सर जैसे सन और अर्थ के बीच में होता है फोर्स, लेकिन वो ना कैंसिल हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं। हाँ तो ये कैंसिल कौन करता है, जैसे मान लो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हाँ कैंसिल किसने किया। हाँ ये फ्रिक्शन तो होता है ना स्पेस में, यस सर। ये तो कैंसिल होने। देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अर्थ आखिर सन के चारों तरफ क्यों घूमती है, गिर क्यों नहीं जाती। सेटेलाइट अर्थ में गिर क्यों नहीं जाता, घूमता क्यों रहता है, मरने के बाद भी सर क्यों घूमता क्योंकि है। ये भी बोला जाता है कि एक फोर्स ने उन्हें बांध के रखा हाँ होता है ना। वही तो पूछ रहा हूँ क्या। हाँ तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर क्यों नहीं जाता है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर क्यों नहीं जाता। ए तुम लोग क्या कर रहे हो। सर वो तो गिर जाता है ना एक टाइम के बाद। अब ये अलग अलग बिठाऊंगा मैं फिर, पीयू पीयू सर इधर बैठो, इधर बैठो पीयू, चलो हेलो। इधर बैठो इधर। हाँ हाँ बेटा। सर पर वो तो गिर जाता है ना जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिवॉल्व करता है तो अपनी एनर्जी लूज कर देता है, नहीं नहीं नहीं, और वो तो नीचे आप गिर वो जाता गलत है। थियरी है, वो गलत थियरी है। अच्छा। अभी रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा, विहान क्या बोल रहे हो आप। ऐसी बात नहीं है। देखो इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से एक बार बताऊंगा, जिसको समझ में आ जाएगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाएगा तो जानने की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक और एक्सप्लेनेशन है इसका बच्चों, जो कहते हैं कि देखो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसीलिए दोनों अंदर नहीं गिरते। ठीक है यस ना। सर। और मैं पहले ही बता चुका हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये तो सुडो फोर्स होता है, वो तो उसको एक्सपीरियंस होता है जो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा होता है। तो ये बात ठीक है, नॉन साइंस वाले बच्चों को समझाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही समझाया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आप लोग क्योंकि ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो समझो बच्चों। देखो अगर यहाँ पे बात बोले जाए कि इधर ध्यान से सुनो, आप एक बार बताएंगे
कि लोग बोले कि ये सेटेलाइट क्यों नहीं गिरता है, तो मैं बोलूंगा हमेशा गिरता रहता है। सेटेलाइट, जैसे कोई बोले मुझसे कि सेटेलाइट अर्थ में क्यों नहीं गिरता है, तो इसका रीजन है कि हमेशा हम बोलते हैं कि सेटेलाइट इज अंडर फ्री फॉल। कभी भी देखना बोलेगा कि अभी क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि सेटेलाइट के अंदर एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है, मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है, तो इसका आंसर होता है क्योंकि सेटेलाइट फ्री फॉल में होता है। फ्री फॉल का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट की रस्सी काट दो, लिफ्ट की रस्सी अगर काट दोगे तो जो अंदर बैठे रहेगा उसको अपना वेट फील होगा? नहीं होगा। सारी चीजें फ्री फॉल में होंगी कि नहीं? इसका फॉर्मूला भी तो पढ़ लिया है, एन इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ए की वैल्यू जी के इक्वल हो जाएगी। तो जब जिस ऑब्जेक्ट में आप बैठे हैं उसका भी एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के बराबर हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल में वेटलेसनेस फील होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको वहां बताया था, क्या आपका वेट सच में जीरो हो गया? जीरो होता तो आप गिर नहीं जाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो सेटेलाइट हमेशा फ्री फॉल करती है। तो बच्चों देखो, सेटेलाइट को होना कहाँ चाहिए था? जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे, तो कुछ समय बाद सेटेलाइट को यहाँ होना चाहिए था, मतलब उसकी ट्रेजेक्टरी के अनुसार यहाँ होना चाहिए था। लेकिन सेटेलाइट यहाँ मिली ना सेटेलाइट। इसका मतलब सेटेलाइट इतना फ्री फॉल ही तो कर गई है, नहीं की है। फिर इसके बाद सेटेलाइट को कहाँ कहाँ होना चाहिए था? अगर इसकी वेलोसिटी बात करूं, यहाँ होना चाहिए था। लेकिन सेटेलाइट मुझे कहाँ मिली? यहाँ मिली। फिर से इसने फ्री फॉल किया। तो इसका मतलब है, न्यूटन ने इसको कैलकुलेट किया था तो बताया था कि वेलोसिटी हमेशा फिक्स क्यों होती है, मतलब हर ऑर्बिट की फिक्स वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि जितना ये आगे जाएगा, जितना ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको आगे ले जाएगा, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगा, ठीक है ना। अब जरा सा भी अगर अनबैलेंस हुआ, यहां पे ऐसा हो गया बच्चों कि इसने ज्यादा खींच लिया और वीओ कम हो गया, सपोज कर लो वीओ कम हो गया, तो फ्री फॉल ज्यादा हो जाएगा और वो आगे कम जा पाएगा, तो ऑर्बिट लोअर होती है। अगर वीओ ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या? वो गिरेगा कम लेकिन ये आगे ज्यादा हो जाएगा, तो ऑर्बिट आगे हो जाएगा। एकदम नाप तौल के होता है कि जितना ये वीओ को आगे करता है उतना ही ये अर्थ इसको नीचे गिराता है। अगर इसको रोक दिया जाए सीधे नीचे आएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन है, क्या ये सेटेलाइट अर्थ की तरफ नहीं गिरता है? तो आंसर की सेटेलाइट इज फ्री फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। इसलिए सेटेलाइट के अंदर आपका जो जी इफेक्टिव है वो जीरो होता है। सेटेलाइट के अंदर जी इफेक्टिव जीरो क्यों होता है? क्योंकि वो फ्री फॉल कर रही है, सेटेलाइट इज अंडर फ्री फॉल, ठीक है ना। क्या अर्थ सन के अंदर नहीं गिर रही है? गिर रही है, हमेशा गिर रही है। अर्थ सन के अंदर गिर रही है, लेकिन जितना वो गिर रही है उतना ही उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी आगे लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए बच्चों सेटेलाइट के अंदर आप लोग पानी वानी देखे होंगे, एस्ट्रोनॉट्स का कुछ वीडियो आईएसएस से देखा होगा, तो उसमें ऐसा आता है, यस। तो उनका इफेक्टिव जीरो इसलिए आता है क्योंकि वो उतना ही आगे। ये सही लॉजिक है, इसको न्यूटन ने वेरीफाई किया, आप भी चाहो तो और कर फिर सकते जो आपने पहले लॉजिक बताया था, एक बार उसको दोबारा बताना। हो। कौन सा लॉजिक? ये सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लगती है उसमें आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा अभी आप समझ, लॉज ऑफ मोशन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो बेटा आप हम्म। समझ नहीं पाओगे सूडो फोर्स, ठीक है। ओके अरे सर। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? फ्री फॉल का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन है तो याद रखना, फ्री फॉल ए इफेक्टिव जीरो होता है। सेटेलाइट के अंदर नॉर्मल क्या होता है एक पर्सन का? जीरो, ठीक है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? अच्छा देखो बच्चों, टी का फॉर्मूला आ गया था ना पीछे, इसको स्क्वायर कर दो। हाँ, कर दो। हाँ, देखो समझ गया वो। इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे कितना होगा? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू आर प्लस एच का होल क्यूब। ऐसा फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बेटा ये जो बीच में आया इसे केपलर्स कांस्टेंट है, केपलर्स कांस्टेंट, केपलर्स कांस्टेंट कहते हैं इसे, केपलर्स कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ m जो है किसका मास है? जैसे सन और अर्थ की बात करें तो अर्थ का मास है कि सन का मास है? सन का है। अगर अर्थ और सन का मास करेंगे तो यहाँ m क्या है? सन का मास। अगर अर्थ और सैटेलाइट का बात करेंगे तो m किसका मास है? अर्थ का। क्योंकि जिसके अबाउट कोई चीज घूमती है उसका मास है। अरे यहाँ फॉर्मूला तुम लोग अभी किए हो ना बच्चों, वीओ में क्या आता है? जीएम, m किसका मास होता है? अर्थ का होता है।
यानी जिसके अबाउट घूम रहा है उसका मास होता है। लिख लो फिर एक क्वेश्चन लिखो। अरे आज मुझे खत्म करना है इसको, छोटा सा ही तो है। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, लिखो। अरे थोड़ा सा बचा है अब, एक एक लास्ट है एनर्जी, फिर उसका टाइप्स है। टाइप्स तो थ्योरेटिकल है, ब्रेक नहीं। ब्रेक चलो अच्छा ठीक है, 5 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक रहेगा बच्चों, ठीक है ना? 5 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखो। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज 5 आवर। हाँ, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज 5 आवर। ठीक है, हाँ फुल स्टॉप कर लिखो। इफ द रेडियस ऑफ, हाँ ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम बोला ना 5 आवर लिखो। इफ द रेडियस ऑफ सैटेलाइट इज increased by 4 times, is increased by 4 times, times, time नहीं times, if radius of satellite is increased by 4 times, then find the new time period, then find the new time period, then find the new time period। 4 ऑप्शंस, प्लीज कंटिन्यू। ये 4 ऑप्शन है, चलो करो, ए हंसो मत तुम लोग, करो क्वेश्चन। टाइम पीरियड 5 आवर है, रेडियस को क्या किया गया, 4 गुना बढ़ा दिया गया, तो अब नया टाइम पीरियड कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते कितने लोग बना पाते। टाइम वाला फॉर्मूला डायरेक्ट 2 बार लगा देना, डिवाइड मार देना। आ गया? वेरी गुड। नहीं हुआ? ध्यान क्या आया? 80 आर, सही है। और हर्ष क्या हुआ, निकालो। आंसर इज 40 आर। देखो टी इज इक्वल्स टू के इंटू आर प्लस एच का पावर 3/2 में डायरेक्ट ऐसे लिख लूं क्या? के इंटू आर टू द पावर 3/2। अरे के कांस्टेंट था। हाँ तो केपलर का इसमें भी तो वैलिड हो रहा था, अभी तो बताया था पीछे, इसमें भी तो वैलिड हो रहा था केपलर वाला। तो बेटा टी इज इक्वल टू के इंटू आर टू द पावर 3/2। तो बेटा देखो पहले केस में 5 इज इक्वल्स टू के इंटू आर टू द पावर 3/2 है। दूसरे केस में मान लो टाइम पीरियड टी आ गया, तो के इंटू 4 आर
टू द पावर 3/2 होगा। ठीक है बच्चों, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करोगे तो कितना होगा, T/5 इज इक्वल्स टू K इंटू 4R⁴/3/2 डिवाइडेड बाई K इंटू R⁴3/2। ओके वेरी गुड। K से K R⁴3/2, R⁴3/2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4⁴3/2। देख लो बच्चों, हो गया ना। तो 4 को क्या लिख सकते हो, वेरी गुड। कितना आएगा, ये 8 आएगा। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 8 आएगा। तो T इक्वल टू कितना आएगा, 5 × 80, मतलब 5 × 8 40। अरे सॉल्व करो, क्वेश्चन क्यों हो नहीं रहा, केवल हंस रहे हो, गधे हैं सब कच्च के एकदम। कौन से वर्क पावर का, वर्क पावर का, अच्छा कुछ बोला था क्या मैंने, हाँ टेस्ट मेरे को बोला था याद आ सर। गया, टेस्ट भी था ना। उस दिन तो गांधी जयंती हो गई थी ना, बापू ने बचा लिया था तुम लोगों को। कल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है मंडे को हो जाएगा। क्यों मंडे को क्या है आप, हाँ ठीक है, तो टेस्ट क्लास में थोड़ी लेंगे, क्लास के बाद लेंगे। नहीं नहीं मंडे को क्लास, मंडे को, हाँ ठीक है क्लास के बाद, क्लास के बाद 4:30 से 5:30 क्लास हो जाएगी, 5:30 से 6:30 टेस्ट है, चलो फाइनल। जो छुट्टी मारेगा 2.5 मिनट आते ही चेयर बने। थर्ड लिखो, थर्ड। अरे टॉपिक एनर्जी, लास्ट टॉपिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नहीं टाइप्स बाकी है। सर मंडे को होगा अब टेस्ट। हाँ मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को ठीक टेस्ट है। होगा 5:30 से 6:30, वर्क पर सर मेरा एनर्जी। तो केमिस्ट्री का पेपर है। नहीं, एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, बच्चों इधर ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू एम इंटू बीओ का स्क्वायर। लिख लो क्या आएगा, नहीं लिख पाओगे। अरे मुझे पता है, लास्ट लास्ट में मुझे ही लिखना है, मैंने पहले ही लिख। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, देख लो। टोटल एनर्जी दोनों का सम कर दो, कितना आएगा, ये तुम करके दिखाओ। ये लिखो, चलो बच्चों, चलो 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 बताओ बताओ बताओ, यू बताओ। हाँ वेरी गुड, हो गया ना। अब देख लो, एक बात लिख रहा हूं बस, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। कब बताया,
चलो ठीक है, तो यहाँ भी रूट करो। लिख लो इसको, देख लो याददाश्त कितनी खराब है इसकी। ये केमिस्ट्री में बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया है। कह रही है कि वर्क फॉर एनर्जी में बताया। बताओ टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव क्यों आ रही है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि ये बाउंडेड सिस्टम है। क्वेश्चन, एक सेटेलाइट ए है, इसकी टोटल एनर्जी है -250 जूल। एक सेटेलाइट बी है, इसकी टोटल एनर्जी है -500 जूल। विच सेटेलाइट इज मोर स्टेबल? -500, करेक्ट। क्योंकि इसको फ्री होने के लिए 500 जूल चाहिए और इसको फ्री होने के लिए केवल 250 जूल चाहिए। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? बी की। मतलब आपको 500 जूल प्लस में देना पड़ेगा उसको फ्री करने के लिए। तो लिख लेना बी इज मोर स्टेबल देन ए। जितना एनर्जी नेगेटिव में रहेगा, इसका मतलब वो उतना स्ट्रांगली बधा हुआ है उस प्लेनेट के साथ। बी इज मोर स्टेबल देन ए। फिजिक्स में जितनी एनर्जी कम रहती है उतना पार्टिकल स्टेबल होता है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है इतनी। ये आर प्लस एच की जगह डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून कर लेना बस। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल टाइप का है, समझ में आया ना? बी इज मोर स्टेबल देन ए। चलो बताओ यू, पोटेंशियल एनर्जी -100 जूल है, टोटल एनर्जी कितना होगा? वेरी गुड। बताओ क्या, पोटेंशियल एनर्जी -100 जूल है। कितना है आंसर? +100, -100 तो पोटेंशियल एनर्जी है, करेक्ट। -50, -50 जूल। बताओ, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आंसर बदल दिए जा रहे हैं। हो गया ना? कर लोगे ना क्वेश्चन? देखो, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझते चलोगे, रटना नहीं है। रटोगे तो बहुत बेकार है ग्रेविटेशन, तुम लोग रटने का ही प्रयास करोगे, लेकिन समझोगे तो कुछ नहीं है, अगर रटोगे तो बहुत कुछ। हाँ, क्या हुआ? उल्टा बोल दिया क्या मैंने? रटोगे तो कुछ नहीं, समझोगे तो आसान। हाँ हाँ हाँ। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, चलो। ए गधो, बात मत करो। अब मेरे को लग रहा है गधी भी आना पड़ेगा साथ साथ अब। तुम लोग, मैं सम्मान कर रहा हूँ, तुम लोग मान नहीं रहे हो। हाँ, क्या कह रहा है? लिखो, नेचुरल सेटेलाइट, ए गधो चुपचाप लिखो। नेचुरल, आर्टिफिशियल। ए, साउथ इंडियन गाली क्या होती है? अरे इल्ले गाली थोड़ी होती है। इल्ले मतलब हाँ या ना कुछ होता है, मेरे को पता। ना होता है ना, इल्ले मतलब ना। अरे ये समझ रहे हैं तुम्हें, सेटेलाइट दो टाइप का होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। क्लियर है ना? मून क्या है, नेचुरल आर्टिफिशियल? नेचुरल है। चलो इतनी बात बात है। इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। हाँ, नेचुरल को किया है। अरे एरो उधर से आ रहा है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? अब नेचुरल में क्या बताए?
गजब बात करता है सब। पहला लिखो इसके अंदर जियो सिंक्रोनस, दूसरा लिखो पोलर। क्या जियो सिंक्रोनस बायो में कब से आ गया? क्या होता है बताते बताते बताओ। है रे, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अगले 10 मिनट। हो गया? ए इधर ध्यान दो। जियो सिंक्रोनस, ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है बच्चों, ये इक्वेटर है। ए इधर फोकस करो। अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, इक्वेटर है। तो ये जो होते हैं ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये अर्थ के इक्वेटर के ऊपर लगभग होते हैं इस तरीके से। ये ठीक ऊपर भी हो सकते हैं इक्वेटर के। मतलब अगर इक्वेटर का सर्कल ऐसे है तो ये ऊपर या नीचे इक्वेटर के होवर करते घूमते हैं। यहां पे देखो पोलर, देखो इसके अलावा भी कैटेगरीज होती है, ऐसा कोई नहीं समझेगा यही दो। जैसे एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, एलईओ बोलते हैं, उसमें भी कुछ सैटेलाइट होते हैं, ये पोल टू पोल चलते हैं। अर्थ ऐसे घूम रही है और इनका जो मोशन होता है वो पोल टू पोल होता है। समझ में आ रहा ना? मतलब अर्थ इस तरह से चलेगी और ये ऐसे चलेगी, अर्थ ऐसे और ये ऐसे, पोल टू पोल चलते हैं, इसलिए इनका नाम पोलर। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका नाम है जियो। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। सिंक मतलब अर्थ के साथ सिंक होके जो चल रही, जो अर्थ के साथ सिंक होके चले। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है अपने एक्सेस पे? अपने एक्सेस पे अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर। तो इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर, क्योंकि ये अर्थ के साथ सिंक होके चलती है। समझ आया ना? जियो सिंक्रोनस, इसका टाइम पीरियड कितना होगा बेटा? 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट, 1.5 घंटा। इसका टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा, उसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा। सर पर वो पता हाँ, कैसे चला ये 1.5 आवर है? वाह। 1 घंटा 30 मिनट। अरे लिख लो अपने शब्दों में जो लिखना है। 1 घंटा 30 मिनट। अभी ये क्वेश्चन है कि कैसे पता चला कि 1 घंटे 30 मिनट में एक चक्कर लगा लेगी। अरे अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था, टी का फॉर्मूला नहीं बताया था? टी का फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था? उससे पता चल जाएगा, हाइट बस पता होना चाहिए। समझ आया बेटा? टी के फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अभी पीछे टी का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, अब थे नहीं क्या टी के फॉर्मूले? अरे डाउट है किसी को? क्या कह रही है? ए तुम इधर आओ, इधर बैठो तो। ये बात नहीं। हाँ, कल से अंशिका और पीयू एक साथ नहीं बैठेगी किसी भी क्लास में। इधर चलो, आगे पीछे हटे, तुम लोग बात पूरे क्लास में करो। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, सर एक पे गड़बड़ हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, उसका टाइम पीरियड 1 आवर 30 मिनट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड एग्जाम में इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा नाम पढ़ के जान जाएगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, लगता है, वरना कंफ्यूजन में जीता है वो। क्योंकि क्योंकि इसके नाम में छुपा हुआ है ना जियो सिंक। जियो माने अर्थ होता है, जो अर्थ के साथ सिंक हो। तो एग्जामिनर को लगता है कि तुरंत बच्चा पहचान जाएगा, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता कि आजकल जिंजी है, मूर्ख है जो। गधो लिखो तुम लोग बस। इसका हाइट होता है 36,000 किलोमीटर, लगभग 6 आवर, लगभग 6 आवर फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस। अर्थ के सरफेस से इसका हाइट होता है इतना। सेंटर से कितना होगा प्यू? हाँ, +R, 42,400 किलोमीटर, लगभग 7 आवर। ठीक है ना, फ्रॉम सेंटर। एग्जाम में देख लेना कहां से पूछा है।
ऐसा हो चुका है, सेंटर से पूछा है, बच्चे टिक करके आ गए 36। फ्रॉम सेंटर, सेंटर से होता है, ठीक है। इसका हाइट आपको कभी नहीं पूछा जाता है क्योंकि फिक्स नहीं होता है। इसका हाइट 80 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, इसका हाइट फिक्स नहीं होगा, इसीलिए आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बच्चों टाइम पीरियड का हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूले में आर प्लस एस था और एक फॉर्मूले में केवल आर था। तो बताओ कौन से वाले केस में केवल आर आया होगा। हाँ, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो 1 आवर 30 मिनट आएगा, इसी को सॉल्व करने पे ये आता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक। बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी किसका होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, सोच के बोलो। इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखते जाना, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है एक्सपोनेंट है। 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी v/√2। तभी तो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर, इसीलिए अर्थ नॉर्थ पोल से निकलेगी 1.5 घंटे में, नॉर्थ पोल पे वापस आ जाती है, ठीक है ना। बच्चों एक बात और ध्यान दो बस, देखो इधर। बच्चों जियो सिंक्रोनस के अंदर ही एक सैटेलाइट होती है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, इसी का, इसी के अंदर लिखना जियो सिंक्रोनस के अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। बच्चों ऐसा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसका ऑर्बिट ठीक इक्वेटर के ऊपर हो, ऐसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऐसा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जिसका ऑर्बिट ठीक इक्वेटर के ऊपर हो, ऐसे सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी। समझ में आया कि नहीं। बच्चों जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस, तो याद रखो एवरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, बट एवरी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इज नॉट अ जियो स्टेशनरी। समझ में आया। हर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस है, लेकिन हर जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी नहीं। बच्चों ऐसा जियो सिंक्रोनस जिसका ऑर्बिट ठीक इक्वेटर के ऊपर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जियो स्टेशन। इसका इसका हाइट क्या होगा, वही होगा जो जियो सिंक्रोनस का होगा, क्योंकि सब कुछ ये जियो सिंक्रोनस का है, जियो सिंक्रोनस का सब कुछ पार्ट है। अच्छा इसका देखो, इसका मतलब क्या है, जियो स्टेशन मतलब जो अर्थ से रुका हुआ है। जैसे क्वेश्चन में हिंट करेगा कि जो से एक सेटेलाइट है जो अर्थ से रुका हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो जियो स्टेशनरी, ठीक है ना। तो अर्थ से रुका हुआ कैसे, तो बच्चों ठीक है, क्लियर है, जियो स्टेशनरी यहां तक सारा डेटा ऊपर वाला कॉपी पेस्ट जियो स्टेशनरी के लिए, ठीक है ना। अभी तो देखो, जैसे आपको पता है इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? ठीक है ना, बताया था ना कि इक्वेटर क्या करता है, नॉर्दर्न और सदर्न में डिवाइड करता है। तो नीचे सदर्न हेमिस्फेयर होता है, ऊपर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है। दूसरी बात बच्चों, हाँ, ये ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है। इंडिया यहाँ पे है नॉर्दर्न ईस्टर्न में, तो इंडिया जब अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो अपने सामने वाले इक्वेटर पे करेगा, ठीक है ना। कौन सा सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी की जरूरत हर कंट्री को है, ठीक है ना। जैसे फोन काम करना है, डिश टीवी है, डिश टीवी आता है ना, जैसे टाटा स्काई, ये सब जियो स्टेशनरी पे काम करते हैं। तभी तो होता है कि छतरी एक बार लगा के चला जाता है, फिर उसको बिल्कुल भी छेड़ता नहीं वो, अम्ब्रेला जो होता है टाटा स्काई। क्यों, क्योंकि जियो स्टेशनरी फिक्स होता है ना, अर्थ के साथ साथ घूमता है। अर्थ अगर यहाँ पे मान लो है, नील है, तो सेटेलाइट यहाँ पे साथ साथ घूमती है अर्थ के साथ, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है। अच्छा बताओ इंडिया के इक्वेटर, द इक्वेटर इंडिया के किस साइड है, नॉर्थ में या साउथ में, साउथ में है। तो इंडिया में देखना जितने भी टाटा स्काई, एयरटेल टीवी, किसी के भी डिस्क लगे होंगे वो साउथ की तरफ पॉइंट करते हैं, ध्यान से देखना। और कहीं भी देखो टाटा स्काई लगा हुआ है तो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में। क्यों, क्योंकि इंडिया के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे, मतलब साउथ पे, इक्वेटर साउथ में है इसके, ठीक है ना।
अच्छा बताओ, जो कंट्री इक्वेटर पे होगी उसके यहाँ अगर देखोगे डिश टीवी तो कैसा होगा, ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए सेटेलाइट एकदम ऊपर होगा, ठीक है। और अगर नीचे जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो उसका जो फेस होगा किधर किधर होगा, नॉर्थ की, क्योंकि उसका सेटेलाइट किधर है, इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर नॉर्थ में है उसके। समझ में आ रहा है? तो बच्चों एक बात, एक टर्म होता है स्पेस पोल्यूशन का, तो स्पेस पोल्यूशन का टर्म किसके लिए आया है, तो स्पेस पोल्यूशन का टर्म इज पॉइंट फॉर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशन एक नए तरह का पॉल्यूशन जान लो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसके लिए आया, क्यों आया बच्चों, उसका रीजन ये है कि देखो इस लाइन में जितनी भी कंट्री ऊपर या नीचे होंगी, ध्यान से देखो, इस लाइन में जितनी भी कंट्री ऊपर या नीचे होंगी, सबका इक्वेटर शेयर्ड होगा ना, मतलब जो इक्वेटर इंडिया का है वहीं इसके ऊपर जो कंट्रीज है उनका भी है, जो नीचे कंट्रीज है उनका भी है, तो सबका इक्वेटर एक जैसा है ना, तो सब कंट्री बोलेगा कि मैं अपना सेटेलाइट इक्वेटर पे लॉन्च करूँ। तो इक्वेटर पे लॉन्च करने का प्रॉब्लम क्या है, हाइट चेंज कर लो, लेकिन हाइट भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हाइट चेंज करोगे तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। क्यों टाइम पीरियड बदल जाएगा, क्योंकि बच्चों अभी आपने देखा ना जियो स्टेशनरी का हाइट कितना होता है, 36,000 किलोमीटर, एकदम फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि हाइट बदलते ही टाइम पीरियड बदल जाएगा। तो देखो हर कंट्री को सेम हाइट पे सेटेलाइट लॉन्च करना है और सेम जगह पे लॉन्च करना है, तो इसीलिए इक्वेटर पे क्या होता है, अब सब कंट्री बोलेगा मुझे भी करना है, मुझे भी लॉन्च करना है, तो इसीलिए वहां पे पॉल्यूशन रहता है, सेटेलाइट डेड होने के बाद भी अपने ऑर्बिट में घूमते रहे, ठीक है ना, इस जगहों पे, इसीलिए स्पेस पॉल्यूशन का टर्म सबसे पहले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए आया है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, अब धीरे धीरे कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है, वो जो स्पेस में टुकड़े पड़े हुए हैं, अब सब कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ठीक है ना, हटाने के लिए कोई तरीका नहीं है। डिस्टेंस देख रहे हो 36,000 किलोमीटर, अर्थ के रेडियस का 6 गुना, अब कैसे उसको हटाएंगे हम, कोई ऑप्शन नहीं है, मरने के बाद भी सेटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा है। ठीक है, तो बस थियरी थियरी था, चीजें ये खत्म हो गई, अब चीजों को ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी और बाकी चीजें, ठीक है, ठीक है ना, तो यस बस, सर। हाँ, चैप्टर ये ओवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ाऊंगा, सेकेंड बुक फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 2 क्लास, मतलब नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, मतलब एक 2 क्लास लगेगा ना, एक एक वेडनेसडे को हो जाएगा और फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को 2 घंटे की